शौर्य गाथा। आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने फिल्म जर्नलिस्ट राजीव विजयकर से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। आज सुनिए तीसरा और आखिरी भाग। नमस्कार श्रोताओं। दोस्तों, हम सभी जो अपने आप को फिल्म प्रेमी कहते हैं, सिने प्रेमी कहते हैं, फिल्म देखते समय कई बार ऐसा होता है कि हम पत्र पत्रिकाओं में जो फिल्मों के समीक्षण छपते हैं उनको पढ़ करके और फिर फिल्म देखने का इरादा बनाते हैं। और ये फिल्म का समीक्षण लिखने वाले, रिव्यूज लिखने वाले जो पत्रकार होते हैं, ये हमसे सीधे मिल नहीं पाते। और इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जाने माने सिने पत्रकार, समीक्षक, सिने लेखक और विश्लेषक राजीव विजयकर जी को। राजीव जी, विविध भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जयंत जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और आप सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। राजीव जी, अब फिल्मों के बारे में मुझे आपसे ये पूछना था कि एक निर्देशक होता है और वो कहानी कहता है, कहानी उसने किसी और की ली है, मगर वो अपने ढंग से कहानी रखता है फिल्म के पर्दे पे। और इसीलिए कहा जाता है कि फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडियम। एक परीक्षक के नाते, एक फिल्म पत्रकार के नाते आप भी ये मानते हैं? जरूर, क्योंकि देखिए डायरेक्टर नॉट ओनली दूसरे की कहानी अपने हिसाब से या उनके साथ मिलके सोच समझ के पेश करता है। कितनी टाइम उनकी खुद की कहानी होती है। जी जी। मनोज कुमार की कहानी। हाँ। बहुत सारे लोग हैं, सूरज बरजात्या। लेकिन डायरेक्टर बाकी सब भी तो चूज करता है ना। टीम को चूज करता है, संगीत क्या है चूज करता है, एक्टर्स चूज करता है, रोल चूज करता है। तो मतलब कुछ चीजें, एक विजन होता है, एक विचार होता है दिमाग में कि ये हम पेश करें। तो मतलब डायरेक्टर तो डेफिनेटली कैप्टन ऑफ द शिप जो बोला जाता है जी। और मनोज कुमार जी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई थी इसके बारे में। हाँ, क्योंकि वो तो अपनी कहानियां खुद लिखते थे। बिल्कुल। और एडिटर भी थे, मतलब फिल्म का संकलन या जो भी आप उसको बोलो, एडिटिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जब राइटर हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, उसके स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखता हूँ, संवाद लिखता हूँ। फिर जब मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ तो मैं ऐसे भी चीजें निकाल देता हूँ जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी लिखी है। क्योंकि वो फिल्म के बारे में सोचना पड़ता है। बहुत ही अच्छी हो अपने आप में, लेकिन फिल्म के लिए जी कुछ खास नहीं है या जरूरत नहीं है उसकी। फिर मैं पूरी फिल्म डायरेक्ट करके, शूट करके तैयार रखता हूँ। फिर मैं एडिटर बन जाता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे कुछ सीन है जो कमाल के डायरेक्ट किए मैंने, लेकिन अगर फिल्म की जरूरत नहीं तो मैं उसको निकाल देता हूँ। बराबर है। कहानी पढ़ना और कहानी पर्दे पर देखना दो अलग चीज। तो ये मतलब एक डायरेक्टर का रोल है। जी। तो ये मनोज जी ने एक और चीज बताई मुझे कि मैं जब गाने शूट करता हूँ जी, तो मेरे दिमाग में ये रहता है, मुझे 3 या 5 या 6 मिनट जो भी गाने की लेंथ है, उसमें मुझे ये बताना है कि इस गाने में भी क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या होने वाला है। हाँ। क्योंकि हो सकता है कि जो 2 अंतरे के बीच में जो इंटरल्यूड म्यूजिक होता है, उसमें कुछ आप गाना शूट कर रहे हो, तो हो सकता है उस वक्त जो हीरोइन है, वो हीरो के जुदाई के बारे में दुख से सोच रही है जी, और इंटरल्यूड में वो हीरो उसको मिलने आ रहा है या कुछ ऐसी चीज कर रहा है या सोच रहा है जिससे उनका मिलन होने वाला है जी। या कोई भी और सिचुएशन है, पुलिस की गाड़ी आ रही है जी, किसी को पकड़ने के लिए, जो भी है, मतलब तो ये 3 या 5 मिनट में मैं 15 मिनट की कहानी बता सकता हूँ। और उसी के साथ साथ लोगों का मनोरंजन हो रहा है, कुछ अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं, कुछ अच्छा तजुर्बा जो हम घर लेके जाए, गाना फिर से सुने घर पे। बिल्कुल। और उसी चीज में मैं कहानी को कट भी कर रहा हूँ, मतलब शॉर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, उतने सीन कम हो जाएंगे और उसमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। गाने में सब आ रहा है, गाने के वर्ड्स में सब आ रहा है। मैं ना भूलूंगा उनके क्लासिक एग्जाम्पल है, उस गाने के बीच बहुत कुछ होता है जो अलग अलग पार्ट्स उस गाने के हैं पिक्चर में, रोटी कपड़ा और मकान। तो ऐसी चीजें होती है जी थी। और मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया था और रेडियो था, और
फिर दूरदर्शन आया और उसके बाद डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे आज कहा जाता है, वो तैयार हुआ और अब तो ओटीटी का जमाना है। ये जो नया माध्यम आया है जिसमें घर बैठे कोई अपने मोबाइल पे देख लें या लैपटॉप पे या टैब पर फिल्म देख लें, वेब सीरीज का चलन है। ऐसे में दिग्दर्शक का, निर्देशक का जो नजरिया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत लिबर्टी ली जा रही है, बहुत स्वतंत्रता ली जा रही है कहानी को रखने में, उसे पेश करने में। और इसमें फिर भाषा जिस तरह की इस्तेमाल की जाती है वो भी ऐसी है कि नई पीढ़ी को तो तुरंत पसंद आ जाए या उन्हें क्लिक कर जाए, बहुत अच्छा लगे वो सुन के, मगर एक पीढ़ी है जो संस्कारित है और वो चाहती है कि ये क्या भाषा है, ये भाषा के रूप में एक तरह का अतिक्रमण हो रहा है या हम पर घाव किए जा रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है। दृश्य को तो खैर छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे दृश्य उसमें होते हैं। तो इसको लेकर के एक नजरिया आपका क्या है, एक परीक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में? देखिए, अगेन मैं यही बोलूंगा कि जो टारगेट ऑडियंस है, मेरा समीक्षण उसके हिसाब से होता है। मेरी पर्सनल पसंद या नापसंद वो अलग है, वो अलग। अच्छा। तो इसमें एक प्लस साइड जो ये है कि ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं जो लेने की किसी को हिम्मत नहीं थी। अच्छा। मैं बुरे चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीजों की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जो डिटेलिंग होती है, मैं खास करके ओटीटी की बात, हाँ हाँ। जो डिटेलिंग, छोटी छोटी चीजें, उससे आप बड़ा करते हो कहानी को। जैसे अगर आप जो मतलब रॉकेटरी जो पिक्चर आई थी माधवन की, जी, उसमें आपको 2.5-3 घंटे में पूरी कहानी बताने को आपको टाइम था, वक्त उतना ही था। हाँ हाँ। अगर आप उसको सीरीज बनाए तो डिटेल में भी आप जा सकते हो। अच्छा। हाँ। और रॉकेटरी जैसी पिक्चर तो माधवन ने तो हिम्मत की बनाने की, लेकिन 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था बनाने के लिए। तो ऐसी फायदे भी है उसके जी। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये सेंसरशिप ना होने के वजह से लोग उसका गैर फायदा उठा रहे हैं। जो आपने जो चीजें बोली जी, वो मेन उसके वजह से। लेकिन इसमें अपनी चैलेंजेस भी होती है। जैसे मैंने कई सीरियल देखे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जो वैसे ही टॉपिक जिसमें वो बुरी चीजें होती है वो बगैर उस बुरी चीज के भी बना सकते हैं। हाँ। और खूबसूरती से बना रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें वो खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। अगर मैं ये नहीं बोल सकूंगा कि ये सीरीज खराब है खराब है खराब है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो घर पे कोई बैठ सकता है, जो एक परिवार के साथ, पिता अपने बेटे के साथ नहीं देख सकता है या हाँ। पोते के साथ नहीं देख सकता है, यू नो। कई ऐसी चीजें भी होती है जो आप अपने बीवी के साथ भी नहीं देख पाओगे, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओ जी। लेकिन एक अभी देखिए ये ऐसा माहौल है तो उसमें समीक्षक के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिल्म में बोल रहा हूँ कि इसकी फोटोग्राफी कमाल है, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन इसका म्यूजिक बहुत खराब है। तो उसी तरह मुझे वो भी देखना है, या परेश रावल की एक्टिंग बहुत अच्छी है, फला फला की एक्टर बहुत खराब है, तो मुझे उसी तरह उसको भी देखना पड़ता है कि ये मैं कमेंट जरूर करता हूँ जी कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ। अगर आप 10 ऐसे सीरीज, वेब सीरीज पकड़ो या फिल्में पकड़ो जो ओटीटी पे रिलीज होती है जी, उसमें 10 में से 1 में या 50 में से 1 में उसकी जरूरत हो सकती है कहानी के लिए, लेकिन बाकी 49 या बाकी 49 या 9 सीरीज में उसकी जरूरत नहीं, फिर भी वो डाला जा रहा है जी। तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए युग बदल रहा है, सोशल मीडिया उसका जो बुरा इस्तेमाल हो रहा है ना जी, अभी उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज सही नहीं हो रही, उसका पता नहीं उसकी जो प्रभाव है वो किस हद तक जाएगा और कब लोगों को पता चलेगा कि ये सही नहीं है जी, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। चलिए यहाँ इस मोड़ पे एक और गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। इंदिवर जी का बहुत ही खूबसूरत गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ। हमने सुना और इसके संगीतकार थे राजेश रोशन साहब। हम फिल्म संगीत की जब बात कर रहे थे राजीव जी, तो इनका भी जिक्र होना था, राजेश रोशन साहब का म्यूजिक, उसके बारे में भी आप हमें कुछ बताएं, आपको क्या लगता है। और उसके साथ साथ गीतकारों की बात हमें करनी है। राजेश रोशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आजकल फिल्में क्यों नहीं कर रहे। हाँ, वो ऐसे संगीतकार है जो बोलते हैं ना कि मतलब जिस टाइम पे वो आए, उनको आकर भी उनकी पहली फिल्म कुंवारा बाप 1974 में रिलीज हुई, तो उनको अभी जूली को 50 साल हो रहे, जो उनकी दूसरी फिल्म थी जी जी। कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर आप बताइए जिसको दूसरी फिल्म में अवार्ड मिला, लेकिन राजेश रोशन तो 50 साल तक आज भी वो उनका जो म्यूजिक है, और उनका म्यूजिक किसी भी पुराने कंपोजर
उनके पिताजी तो छोड़िए, उनके पिताजी का जमाना ही अलग था, रोशन जी का। बिल्कुल। लेकिन किसी भी पहले के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से मिलती जुलती नहीं है उनका म्यूजिक, उनका ओरिजिनल है, डिफरेंट है एकदम। एकदम ओरिजिनल है। जी जी। और उसमें उनकी जो अरेंजमेंट की सेंस थी, हाँ, वो उसमें बहुत बड़ा उसका रोल था। और मेरे ख्याल से जितना पाश्चात्य वाद्यों का इस्तेमाल उन्होंने जैसे जिस ढंग से किया है। दिलरुबा आ मेरी बाहों में आ जो गाना है, हाँ। उसमें दिलरुबा वो जो लॉन्ग नोट्स है उसके वो स्पेशलिस्ट बन गए। जी 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 जी। और उनका एक स्टाइल था जो मतलब आप कंफ्यूज नहीं कर सकते किसी और के साथ। बिल्कुल। और मेलोडी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। लक्ष्मी प्यारे के साथ उनका जो असिस्टेंट का दौर रहा, हाँ, उसमें ये चीज बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन मेरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की किताब में उन्होंने बताई है कि उनको मनोज कुमार जी ब्रेक देने वाले थे, अच्छा बहुत बड़े पैमाने पे, शोर के बाद, क्योंकि शोर में वो असिस्टेंट थे। अच्छा। तो ये क्यों नहीं हुआ पता नहीं, बाद में महमूद साहब के भाई अनवर अली जी ने उनको वहां पे कुंवारा बाप में लोरी सुना के महमूद जी को पटाया, क्योंकि हमेशा की तरह महमूद जी पंचम को ही लेने वाले थे। हाँ, लेकिन वो जो उनका पूरा दौर, अब इंसान भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि आपको एक किसी भी चीज में लेजेंड बनने के लिए आपको सबसे पहले यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बेशक। ये बहुत बहुत जरूरी है। जी जी। और ये बहुत कम लोगों में नहीं होता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, बट उसका जिक्र करना तो जरूरत नहीं है। लेकिन राजेश रोशन इज अ वेरी नाइस पर्सन। जी। और एक ही चीज है, मुझे लगता है वो आराम से काम करते हैं, जो आजकल के फास्ट दौर में शायद लोगों को पसंद नहीं होगा। हाँ, उनकी जो लास्ट बाहर की फिल्म थी, जो भाई राकेश रोशन जी की नहीं है, अच्छा, उसमें भी कमाल का म्यूजिक था। वो 2004 में फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, एतबार करके फिल्म थी। जी 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 जी, बिल्कुल। और उसमें जो गाना अमिताभ बच्चन ने खुद गाया था, हाँ, जीवन है किस लिए, जी, वो शायद मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन जी ने खुद कुछ 25-30 गाने तो गाए होंगे अभी तक। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे हिसाब से टॉप 2 और 3 में वो गाना आएगा, जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने गाया वो। और इंदिवर जी तो देखिए, मैं उनको मिला भी हूँ। और अगेन मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत से जो हमारे लेजेंड्स है, जो मेरे टाइम पे जिंदा थे, हाँ, भले बिजी नहीं होंगे, हालांकि बख्शी जी, इंदिवर जी, मजरू साहब, ये सब उस वक्त भी टॉप पर थे। जी, हसरत जयपुरी को मैं मिला, कमर जलालाबादी जी, गुलशन बावरा, वर्मा मलिक, जी, जो पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, नक्शलालपुरी। तो ऐसे लोगों को मिलना भी अपने आप में एक बहुत ही मतलब सेटिस्फाइंग जो बोलते हैं ना, जी, चीज थी। बिल्कुल। बख्शी साहब और मजरू साहब को मैं मैक्सिमम मिला, बहुत टाइम, 3-4 बाकी टॉप पे थे वो। हाँ हाँ और गुलजार साहब, जावेद साहब, हाँ, समीर, निदा फाजली जी। तो इंदिवर जी की एक खास बात थी कि वो हर भाषा की पढ़ाई करते थे। अच्छा, जब मैं उनको मिलने गया तो उनके छोटे से हॉल में छत से जमीन तक किताबों के पूरी एक अलमारी, बड़ी अलमारी नहीं, शोकेस ही थी पूरी, ओहो, मतलब पूरी दीवार जो है। पूरी दीवार, अच्छा, पर्शियन, बंगाली, पंजाबी, जो भी आप भाषा बोलो, गुजराती, मराठी, हाँ हाँ हर चीज के लिटरेचर उनके पास था, कविताएं वो स्टडी करते थे जी, और उससे इंस्पिरेशन भी लेते थे। हाँ, और 3 चीजें उनकी फिल्मों में, आप इतने साल से लिख रहे हो, इंदिवर जी को कैसे नहीं मिले, आप उनको मिलो, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इंदिवर जी मतलब एक अलग ही जोन में थे। मैं यही बोलूंगा, इंग्लिश में यही एक्सप्रेशन है कि वॉज इन अ डिफरेंट जोन ऑल। वो अपनी दुनिया में रहते थे। जोन मतलब उनका सोचना, जैसे उन्होंने खुद बताया कि मैं, एक महारानी ने उनको बुलाया कहीं नॉर्थ इंडिया में, अच्छा, तो उनको बोला आप तो बहुत ही फेमस हो अपने गानों के लिए, आपको मैं चैलेंज देती हूँ, मेरे पे गाना लिखिए। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे साथ अपने गाड़ी में आपका जो महल है हाँ, उसकी सैर करते हैं। अच्छा, तो वो दोनों सैर करते रहे, बातचीत करते रहे, और इंदिवर जी ने लिखा वो सफर का जो गाना था, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। ओहो, अच्छा, तो मतलब ये एक अलग ही नजरिया होता है। मिला, बहुत ही मेरा गुड लक था कि नीरज जी जैसे इंसान के साथ में 1 घंटा बैठूं। जी जी जी, मुंबई आए थे, कुछ महेश भट्ट की फिल्म थी, देवानंद की सेंसर थी, उसके लिए गाने लिख रहे थे, और मैंने उनको बहुत ही मतलब, ऐसे होता है ना कि मजरू साहब हैं या साहिर लुधियानवी है जी, या कुछ और भी लोग हैं जो फिल्मों में लिखने लगे क्योंकि उनकी रोजी रोटी का
मामला था। जी। खाली मुशायरों और कवि सम्मेलन से आपका जीवन आप कंफर्टेबली गुजार नहीं सकते। नीरज जी, दूसरों की तो राय मुझे पता नहीं, नीरज जी ने मुझे खुला बताया जी। कि मैं गीतकारों को कवि और शायरों से बहुत ऊपर मानता हूँ। तो मैंने बोला आप ये क्यों कह रहे हैं? बोलते लोग, हम लोग जो कवि हैं, हम शायर कवि, हमारे मन में जो विचार आया हम लिख देते हैं, कवि सम्मेलनों में मुशायरों में हम पढ़ देते हैं, सुनाते हैं। जी। लेकिन गीतकार की सिचुएशन क्या है? एक गीतकार को अपना फन कहाँ दिखाना है? एक दायरे में दिखाना है। डायरेक्टर को पसंद होना चाहिए, जो पैसा लगा रहा है उसको पसंद होना चाहिए, एक्टर को पसंद होना चाहिए, कंपोजर को पसंद होना चाहिए, हाँ, मार्केट में चलने वाली चीज होनी चाहिए। कितनी सारी बातें हैं। इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना फन दिखाना है। जी। तो मैं हमेशा गीतकार को शायर और कवि से बहुत ऊपर मानता हूँ। वाह। और तो मैंने फिर उनको दूसरा सवाल किया, तो मैंने बोला आप फिर किन गीतकारों को बड़ा मानते हैं? अच्छा। तो बोलते सारों ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो सिचुएशन की पकड़ आनंद बख्शी को है, किसी को नहीं है। ओहो। ये सेंटेंस उनके इंटरव्यू में प्रिंटेड है कि जो सिचुएशन की पकड़ आनंद बख्शी को है, किसी भी गीतकार को नहीं है। और बख्शी जी को मैं बहुत बार मिला जी। उनका भी एक अलग ही तजुर्बा था जी। और उन्होंने मुझे एक चीज बोली, देखो मैं आया तो था गीतकार बनने, हाँ। अगर मैं गीतकार नहीं बनता तो मैं शायद गायक बनता, लेकिन एक गीतकार कवि जरूर होता है जी। लेकिन वो किसी सिचुएशन में ही सोच के गाना लिखता है। तो मेरा जो दिमाग है वो स्टोरी सुनकर ही चलता है। अच्छा। और स्टोरी सुनकर उनका दिमाग ऐसा चलता था कि आप सोचिए, आनंद बख्शी ने करीब 6000 गाने लिखे। हाँ। वो हर गाने के लिए 8 से 10 अंतरे लिखते थे। ओह। अबे आप सोचो हमने क्या खोया है। हाँ, उनका जो कमाल काम हमने सुना है, वो लेकिन जो क्या अंतर हम तक खोया नहीं है। पहुंचे। जी जी जी। क्योंकि वो डायरेक्टर को बोलते थे इसमें से आपको चुनना है वो ले लो, और हर अंतरा सिचुएशन के लिए ठीक था। क्या बात। वैसे कितने ही गीतों के कितने ही अंतरे होंगे जो हम तक नहीं पहुंचे। सारे गीतों क्या के, बात, सर। क्या बात है। और इस्माइल दरबार उन्होंने उनके साथ एक फिल्म की महबूबा, जिसमें हाँ। खास कोई गाना चला नहीं, हाँ। वो तो एकदम मतलब इतने, लगभग मैं बोलता हूँ ना, उसका करेक्ट वर्ड है घायल। अच्छा। शौक में गए थे। वो बोलते हैं यार वो क्या आदमी है, हाँ हाँ। हर गाने के लिए मुझे 8-10 अंतरे ले देता है। बोलते हैं चलो इसमें सिलेक्ट करो। ओहो। और ज्यादा करके तो जो माहौल बख्शी साहब के दौर में था, हाँ। दोनों दादा बर्मन पंचम, दूसरे ज्यादा करके तो वो ट्यून पे गाने लिखते थे। हाँ। सारे म्यूजिक डायरेक्टर उस तरह काम नहीं करते थे ना। लक्ष्मी प्यारे का 50-50 होता था। हाँ। कल्याण जी भाई तो हमेशा बाद में गाना बनाते थे, जी। कल्याण जी आनंद जी। तो राजेश रोशन, जतिन ललित, जो भी, मतलब अलग अलग स्टाइल था, लेकिन सबका। आप सोचिए। गीतकारों की बात हो रही है, और अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई एक गीत आप चुनिए, तो किसका गाना आप हमें सुनवाएंगे? देखिए, गीत तो इतने अच्छे होते हैं तो मतलब चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे आनंद बख्शी साहब की, जी। तो उनका एक गाना मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड। देखिए, बख्शी साहब की जो एक खासियत थी, हाँ। आनंद बख्शी साहब की, वो जैसे मैंने बोला स्टोरी सुनकर ही माइंड चलता है, उनका कहना था। और उन्होंने एक चीज और मुझे कही थी कि अगर आप 20 मिनट ले नहाने में और अगर मैं 5 मिनट लूं, तो जरूरी नहीं कि आप मुझसे बेहतर ना है। अच्छा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि इंस्पिरेशन हाँ। ऐसे आ सकता है, चुटकी में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर चीज के लिए गाना लिखना, हाँ। हर सिचुएशन के लिए, चालू से लेके भारी से भारी तक, हाँ हाँ। ये बख्शी साहब की खासियत थी। और सरल शब्दों में बिल्कुल। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इसके बारे में। राज खोसला साहब ने मुझे बताया था कि मैंने सोचा ये पिक्चर मैं बनाऊंगा, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो मैं लक्ष्मी जी के पास गया और मैंने बोला ये आइडिया है, ये कहानी ये है जी। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मतलब मैं तेरे पति की कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे आंगन में ही रहूंगी, तेरा जीवन डिस्टर्ब नहीं करूंगी, हाँ। मैं तुलसी की तरह हूँ। तो ये मेरा टाइटल है। तो राज्य के हिसाब से लक्ष्मी जी ने तुरंत बोला कि मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो मतलब टाइटल की धुन वहीं पे आ गई। अच्छा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी इसकी सेकंड लाइन क्या होगी। हाँ। तो उन्होंने सोच लिया कि चलो बख्शी जी के घर चलते हैं, क्योंकि बख्शी जी को फ्रैक्चर हुआ था और लेटे हुए थे घर अच्छा। पे।
पैर उनका प्लास्टर में था। तो गए और बख्शी जी को कहा कि ऐसा फिल्म है, ऐसा उसका आइडिया है जी, और ये टाइटल है उसका, और इसके टाइटल पे हमने ये पहली ट्यून लाइन। बनाई। जी जी। तो बख्शी जी ने सोते सोते ही बोला, उसमें क्या है, सेकंड लाइन ये होनी चाहिए, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। वाह। तो राज जी रोने लगे एक्चुअली, जब मुझे कहने लगे कि राज जी रोने लगे, बोलते 6 सरल शब्दों में जी जी। जो आम शब्द है, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मेरे फिल्म की पूरी कहानी डाल दी। पूरी कहानी। यस। तो ये बख्शी साहब का जीनियस था। शायर नहीं तो क्या हुआ, मैं गीतकार हूँ। और उसी तरह एक और कहानी बॉबी के बारे में भी मैंने सुनी जी। कि जब बॉबी का जो पहला ओपनिंग सीक्वेंस है पहले गाने का, मैं शायर तो नहीं, जी जी। तो अगेन लक्ष्मी जी मुझे बोल रहे थे कि हमने सोचा कि ये सिचुएशन तो वही है, मेरे महबूब मुझे तेरी मोहब्बत की कसम, कि पहली बार मीटिंग हो रही है हीरो हीरोइन की या इफेक्ट हो रहा है। तो उस तरह की भारी शायरी तो हम नहीं चाहते थे ना इस सिचुएशन में, क्योंकि ये हीरो जो है वो पंजाबी है, बम्बई का है, लेकिन उसकी पूरी उम्र बोर्डिंग स्कूल में गई कैथलिक, जी, जहाँ पे इंग्लिश पे जोर होगा, हिंदी पे नहीं, तो उसकी जाहिर है हिंदी उर्दू तकड़ी तो होगी नहीं। तो फिर हमने सोचा कि ये क्या करना है, तो बख्शी जी ने बोला मैं शायर तो नहीं, मगर ऐसी जब से तुझे देखा शायरी आ गई। वाह। तो ये एक गीतकार की खासियत होती है। तो मुझे नीरज जी के शब्द आते कि जो सिचुएशन की पकड़ बख्शी को है, हाँ, लेकिन फिर भी कहानी जो है उसमें अगर भारी शब्द, भारी थॉट चाहिए, तो वो काम भी बख्शी जी का था। वाह। कि यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। इतना सादा मुखड़ा है जी, लेकिन सिचुएशन में क्या बैठता है वो, बिल्कुल परफेक्ट कि है। एक कश्मीर का गरीब हाउस बोट वाला एक शहर की पार्टी में जहाँ बड़े लोग हैं जी अपनी दिल की बात कह रहा है। जी जी। तो ये सब चीजें होती है गीतकार और कवि। इसलिए मैं भी ये नीरज जी के साथ फुली एग्री करता हूँ कि जो गीतकार है वो कवि से बहुत ऊपर है। तो एक और गीत अगर आनंद बख्शी साहब का हम चुनना चाहें तो कौन सा गीत होगा? अभी मेरा ऑल टाइम फेवरेट उनका जो गाना है वो गाड़ी बुला रही है। ओहो हो, क्या बात। जिसमें 8 अंतरे में पूरी लाइफ आती है। वाह वाह। पूरी लाइफ आती है। सलीम साहब ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी बताई थी, सलीम जावेद के सलीम खान साहब, जी जी, कि आप लाइफ में एक भी दिन स्कूल में मत जाओ, हाँ, सिर्फ बख्शी जी के गाने सुनो, आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। सारी जीवन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। क्या बात है। तो आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म का किशोर कुमार की आवाज में गाड़ी बुला रही है। और हमारी गाड़ी जो है इस प्रोग्राम की, ये अंतिम सवाल की और अंतिम स्टेशन पर आ गई है। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जाने माने फिल्म पत्रकार हैं। आपके लिखे हुए आपका एक शोध निबंध है जो एडिनबर्ग में पढ़ाया जाता है। आप 2 बार परीक्षक रह चुके हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के। तो आज की तारीख में जो बच्चे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक फिल्म पत्रकार कैसा होना चाहिए, उसको किस नजरिए से फिल्मों की ओर देखना चाहिए और किस तरह से उससे अपनी बातों को जनता तक, आम दर्शक तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आएगी जो मैं हमेशा मानता हूँ जी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ नहीं बोलने का, वैसी ईमानदारी सिर्फ नहीं। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ईमानदारी मतलब अगर आपको कल कोई ऑफर आए, 10,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आपको किसी और क्षेत्र में जाने के लिए, जी, तो मत जाइए। अगर आपको इस फील्ड में रुचि है तो यहीं पे रहिए, यहीं पे अपना जो भी स्थल है वो बनाइए। जी। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ईमानदारी का, भाई किसी को खुश करने के लिए आप उसकी झूठी प्रशंसा या समीक्षण मत कीजिए। ये भी एक टेंडेंसी हो रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नए लोग हैं उनको भी मैं पूरी तरह दोष नहीं दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जी, आप फॉरेन फिल्मों के अगर शौकीन हो तो आप अपना शौक तक रखिए। जी, लेकिन हमारी पुरानी हिंदी फिल्में चाहे कितनी भी साल पुरानी हो, हाँ, उसके बारे में हमारे कलाकारों, निर्देशक, संगीतकार, गायक वगैरह वगैरह के बारे में नॉलेज हासिल कीजिए। और सिर्फ गूगल पे नहीं,
किताबें पढ़िए, पुराने लोगों के साथ बात कीजिए, पुराने जो भी आपके लिए पुराने, हमारे लिए पुराने तो देवानंद थे जी। आपके लिए पुराने शायद अक्षय कुमार होंगे। हाँ, लेकिन उनसे बात कीजिए, उनका तजुर्बा भी लीजिए, फिल्में किस तरह से बनती थी, संगीत किस तरह से बनता था, स्क्रिप्ट्स किस तरह से लिखे जाते थे जी सारी जो फर्क और समानताएं हैं जी जो पुरानी है, जी किताबें जितनी मिलती है। मैं क्या करता था, मैं एक लाइब्रेरी हुआ करती थी मुंबई में, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जी, लाइब्रेरी, जी। वहां जाके बैठता था। वहां पुराने लोगों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन, किताबें थी, आर्टिकल्स थे, जी। पुराने आर्टिकल्स भी पढ़िए, जो भी आपको ज्ञान दे सके जी। ऐसी चीजें आप पढ़िए। पुरानी फिल्में देखिए जो बहुत इजीली अवेलेबल, हमारे यहाँ टाइम पे ऐसी ये आजादी नहीं थी जी कि अगर आपको कोई पुरानी, जैसे मेरा दोस्त जबरदस्ती कागज के फूल देखने के लिए मुझे लेके गया, लेकिन आज कागज के फूल हर जगह मिल रही है। आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, आपको मिलेगी, कहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। जी। पुरानी ऐसी भी फिल्में देखिए जो नहीं चली, कुछ बेकार फिल्में भी देखिए क्योंकि आपको पूरा नॉलेज आएगा कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। क्यों हो रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कि ये क्यों हुआ, ये ट्रेंड क्यों शुरू हुई, ये ट्रेंड क्यों गई। अच्छा, 90s में एक डबल मीनिंग गानों का दौर चल रहा था, बिल्कुल, हाँ हाँ, वो क्यों आया, उसके बाद में क्या हुआ, किस गीतकार, किस संगीतकार ने उसका विरोध किया, हाँ, और क्यों वो धीरे धीरे चली गई। ऐसी चीजें जो ट्रेंड्स आती हैं, जो मतलब अमिताभ बच्चन क्यों बने, बिल्कुल, धर्म जी की जर्नी कैसी रही, और क्यों जीनत अमान इस वक्त पे आके एकदम छा गई जब सारी हीरोइनें साड़ी में होती थी, और एक शम्मी कपूर ने हीरो का जो स्टाइल है वो क्यों बदला, जी, वो कैसे बदली और अच्छी तरह से कैसे हुई। एंटरटेनर्स का ट्रेंड क्यों आया, न्यू वेव का ट्रेंड क्यों आया, ऐसी सब चीजें आपको जाननी जरूरी है। बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात आपने कही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जी हिसाब जी से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और अभी मैंने कहा हालांकि कि ये आखिरी सवाल है, मगर इसका भी एक आखिरी अंश के रूप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सालों का जो अनुभव आपका रहा है फिल्म परीक्षण का, फिल्म पत्रकारिता का, तो पुराने जमाने से लेकर के आज के जमाने तक कोई एक फिल्म अगर कहें कि वो सबसे अच्छी फिल्म थी, किस फिल्म का नाम लेंगे आप? क्योंकि बहुत सी फिल्में हैं। बहुत सी फिल्में अगर आप पूछेंगे कि हर दशक में कौन सी है, मैं बता सकते हैं, उसे बहुत टाइम जाएगा। जी जी जी, वो भी है। राजीव विजयकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतने विस्तार से हमने फिल्मों के बारे में बातें की, आपके अनुभव आपने साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करते हुए। मेरी ये आशा है कि सारे श्रोता, मैंने जितनी भी बात कही उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, खासकर वो लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी, जो आपका आखिरी सवाल था, और जो महान कलाकार जो आ चुके हैं और हमने उनकी कला का जो फायदा उठाया बोल सकते हैं, जी, या मजा लिया है, या उनको मतलब सराहा है, हाँ, ये सब लेजेंड्स हैं और मेरे लिए तो बहुत करीब के लोग हैं। चाहे मैं उनको मिला रहूंगा या नहीं, ये मेरी पैशन ही नहीं, मेरी जिंदगी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जाने माने फिल्म जर्नलिस्ट राजीव विजयकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत आपने सुनी। ये था तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बांग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास। भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ। सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक, हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद। सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से। मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार।
आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है। साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ। हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास। विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।